नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं आपके सेमेस्टर 2 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कंपनी लॉ को लेकर के। और कंपनी लॉ के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया था, जिसका टाइटल था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, जहां पर हम लोगों ने अपनी पहली क्लास के अंदर काफी हद तक काफी इंपोर्टेंट टॉपिक्स की कवरेज कर ली थी। आज की क्लास नंबर सेकंड रहेगी और आज का हमारा प्राइमरली फोकस रहेगा एनएलसीटी को समझना। एनएलसीटी का अपना मीनिंग क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एनएलसीटी से जुड़े हुए प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करना है। और आज की क्लास के अंदर हमने एनएलसीटी को कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी बातें जो हम लोगों ने अपनी पहली क्लास के दरमियान समझ ली थी। तो अगर आप लोग डायरेक्ट सेकंड क्लास पे आ गए हैं तो पहली क्लास जरूर देखिएगा, जहां पर मैंने काफी डिटेल में जाकर ईजीएस डेफिनेशन आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ की दी है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला चार्ट था, जहां पर मैंने आपको बताया था जब भी आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ की बात करते हैं तो यहां पे इस स्ट्रक्चर को आपको मेमोराइज कर लेना है। जहां पर मैंने बताया एक एपेक्स बॉडी यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अपना काम कराती है थ्रू द एमसीए कराती है, जिसको आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। न्यू दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं। और यहां पे एमसीए के अंदर हम लोगों ने सीपीसी और सीआरसी को काफी डिटेल में पढ़ा था। और यहां पर हम लोगों ने 7 आरडीज यानी रीजनल डायरेक्टर से जोनल को भी पढ़ लिया था, जहां पर हम लोगों ने 3 बुनियादी बातें की थी। आरओसी माने रजिस्टर ऑफ कंपनी को लेकर के चर्चा की थी, आरओसी कम ऑफिशियल लिक्विडेटर्स को लेकर के चर्चा की थी, और लास्ट एंड फाइनल जो हमारा टॉपिक था इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अंडर द आईबीसी को लेकर के मैं अपनी पहली क्लास में आप सभी के साथ चर्चा कर चुका हूं। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपके एनएलसीटी को लेकर के। देखिए, एनएलसीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अब ये क्या होता है अभी मैं आपको काफी डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले आपको कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको जान लेना जरूरी है। जब भी आप लोग एनएलसीटी की बात करते हैं ना, तो एनएलसीटी का जो एक्सप्लेनेशन है वो कहां पे गिवन है? वो आपके सेक्शन 408 के अंदर दिया गया है। यानी कंपनी लॉ का जो भी आप लोग कंपनी लॉ की बात करते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हैं, तो उसका जो सेक्शन 408 है ना, वो आपके एनएलसीटी से जुड़े हुए प्रोविजन आपको बताता है। अब यहां पर 408 के अलावा 409 भी हमें पढ़ना है, 413 भी हमें पढ़ना है और 419 भी पढ़ना है। ये सारी चीजें मैं अभी आपके साथ आने वाले वक्त में शेयर करूंगा। अभी आपको क्या समझना है? आपको केवल समझना है सर एनएलसीटी का फुल फॉर्म क्या है। एनएलसीटी का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हैं और जब भी कंपनीज एक्ट 2013 ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है काफी हर्डल्स आती है, काफी परेशानियां आती हैं, काफी इंप्लीमेंटेशन के बाद दिक्कतें आती, काफी ऐसे मैटर्स हो जाते हैं जिनको रिजोल्व करना काफी जरूरी हो जाता है। अब आपको ध्यान ये देना है, जो आपका एनसीएलटी है उसके आने से पहले हमारे पास मल्टीपल बॉडीज होती थी, मल्टीपल अथॉरिटीज होती थी जो इस काम को निपटाती थी। लेकिन जैसे ही हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 आया और जैसे ही एनसीएलटी का डिस्कशन हुआ, एनसीएलटी ने उन तमाम बॉडीज को रिप्लेस कर दिया। समझ में आया? तो यानी कि जितने भी आपके लीगल मैटर्स होते हैं कहीं ना कहीं वो आपके रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए या कंपनीज एक्ट 2013 से जुड़े हुए हैं, वो कहां पे मैटर किए जाते हैं? नेशनल कंपनीज लॉ ट्राइब्यूनल के अंदर एडजस्ट किया जाता है। समझ में आया? यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं सर, जब भी आप लोग एनसीएलटी की बात करते हैं, एनसीएलटी के अंदर हमारे पास बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है, ये अपने आप में एक वैसी जुडिशियल बॉडी होती है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 टू डील विद द कंपनी लॉ मैटर। समझ में आया? कंपनी लॉ के मैटर से जुड़ी हुई जितनी भी दिक्कतें हैं या कंपनी लॉ के जितने भी मैटर है सभी को डील करने के लिए एनसीएलटी का निर्माण किया गया। एनसीएलटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। और ये अपने आप में क्वेसी जुडिशियल बॉडी रहने वाली है। ठीक है, तो यहां पे आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, जब भी आप लोग एनसीएलटी की बात करते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की बात करते हैं, तो ये अपने आप में क्वेसी जुडिशियल बॉडी होती है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द
कंपनीज एक्ट 2013 टू डील विद द कंपनी लॉ मैटर, माने कंपनी लॉ मैटर से जुड़े हुए तमाम जितनी भी प्रॉब्लम है उन सबको कौन देखने का काम करती है, एनसीएलटी काम करती है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, इसने रिप्लेस किया, ये बात मैं पहले बता चुका हूं। अलग अलग जो पहले मल्टीपल जितनी भी अथॉरिटीज होती थी, अब मल्टीपल अथॉरिटीज के अंदर सबसे पहले नाम आता है सीएलबी। सीएलबी का मतलब क्या होता है, कंपनी लॉ बॉडी। एक ऐसी बॉडी थी, एक ऐसी अथॉरिटी थी जो आपका एनसीएलटी जब लागू नहीं हुआ था ना, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के नाम से जानते हो। एनसीएलटी से पहले जो आपकी बॉडी थी, जो यहां पे जितने भी मैटर्स है कंपनी लॉ से जुड़े हुए उनको देखरेख करती थी, वो कौन सा था, सीएलबी था। सीएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंपनी लॉ बोर्ड होता है। इसके अलावा एक और बॉडी था जिसको आप लोग बीआईएफआर के नाम से जानते हैं, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड द फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड द फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ये भी सेम मामला देखता था एग्जैक्टली कि जो कंपनी लॉ से जुड़े हुए जितने भी मैटर है उनको रिजोल्व करने का इसका काम होता था। इसके अलावा एक और आपकी अथॉरिटी होती थी जिसको AAIFR के नाम से आप लोग जानते हैं, एपेलेट अथॉरिटी फॉर द इंडस्ट्रियल एंड द फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। सर्टेन पावर ऑफ हाई कोर्ट, कुछ पावर किसके पास होती थी, यहां पे याद रखिएगा, आपका HC के पास होती थी, हाई कोर्ट के पास होती थी कंपनीज मैटर के अंदर। तो ये कुछ ऐसी अथॉरिटीज थी जो बिफोर द एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, इसके पहले पहले तमाम जितने भी मैटर कंपनी लॉ से जुड़े हुए हैं उन सबको हैंडल करने का काम करती थी। लेकिन जैसे ही एनसीएलटी लागू हुआ तो इन सभी का रिप्लेसमेंट कौन आ गया, एनसीएलटी आ गया। और अब आज के टाइम पे तमाम तरीके के जितने भी कंपनी लॉ से जुड़े हुए मैटर हैं, मामले हैं, उन सबको हैंडल करने का काम किसका होता है, एनसीएलटी का होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और एनसीएलटी को लाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सबसे पहले आपकी जो स्पीड, आपके जो जितने भी मैटर्स हैं उनको रिजोल्व करने की जो स्पीड है उनको इनहांस करना, इंक्रीज करना, स्पेशलाइज्ड करना, अलोंग विद उसको क्या करना, यूनिफॉर्म डिस्पोजल करना ऑफ ए कंपनी लॉ केसेस। क्लियर है, कंपनी लॉ से जुड़े हुए सारे मामलों को फटाफट से निपटारा करना, एक ही तरीके का बिहेवियर, एक ही तरीके का प्रोसेस हर जगह लागू होना, स्पेशलाइज्ड और यूनिफॉर्म डिस्पोजल किसी भी कंपनी लॉ से जुड़े हुए मैटर्स के अंदर, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। समझ में आया? तो बहुत बेसिक सी ये आपकी डेफिनेशन रहने वाली है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी आर्टिकल रहने वाला है। यहां से हर साल एक ना एक सवाल आता है। आपका ताल्लुकात किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी विश्वविद्यालय से रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको ध्यान ये देना है, आपका सिलेबस है कंपनी लॉ, अगर आपके सिलेबस के अंदर है, और सेकंड चैप्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी है, तो 99% यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के अंदर ये आर्टिकल आपको पढ़ाती है। और ये आर्टिकल क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो आपके एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली रिपीट होता ही होता है। इसकी प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना लगभग बहुत ज्यादा रहती है। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको एनसीएलटी को लेकर के काफी क्लैरिटी मिला होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है सर कि एग्जैक्टली फंक्शन या पावर्स ऑफ एनसीएलटी क्या होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल रहने वाला है। पेपर के अंदर आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे फंक्शंस को लेकर के काफी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया यहां से सेकंड चीज आपसे क्या पूछी जा सकती है, पावर्स को लेकर के काफी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये फंक्शन और पावर हम लोग एनसीएलटी की बात कर रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। कई बार आप लोग प्रोनाउंसिएशन में भी गड़बड़ कर देते हैं, मैं भी गड़बड़ कर देता हूं, तो वी आर जस्ट ए ह्यूमन बीइंग। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन उस हिसाब से ना हो जिस हिसाब से आप लोग एडजस्ट करते हो, या हर एक एरिया की प्रोनाउंसिएशन में फर्क होता है। तो जैसे भी आप लोग इसको बुलाना चाहिए, एनसीएलटी का मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल होता है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं एनसीएलटी किन किन मैटर्स के अंदर डील करती है। काफी अहम जानकारी है, इसको प्लीज 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 अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को देखना है, अगर आप लोग ऑपरेशन एंड द मिसमैनेजमेंट का कोई मामला अगर किसी भी कंपनी लॉ के अंदर आता है तो उसका डीलिंग कौन करेगा, आपका एनसीएलटी करेगा। काफी अहम जानकारी रहने वाली है। किसी भी कंपनी का वाइंडिंग अप करना है, कोई भी कंपनी का वाइंडिंग अप करना है तो उस टाइम पे उसको एनसीएलटी देखेगा। किसी भी कंपनी के अंदर मर्ज करना है या अमलगमेशन करना है या दा कॉम्प्रोमाइज करना है, तीनों ही सिचुएशन किसके पास जाएंगी, एनसीएलटी के पास जाएंगी। एनसीएलटी का फंक्शन भी होता है और उसकी पावर भी होती है। इसके अलावा अगर आप लोग आईबीसी 2016 के अकॉर्डिंग बात करते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी का जो मामला होता है उसका
उसका भी देखरेख कौन करता है, एनसीईआरटी। और इसका सबसे जो आपका मान सकते हो जो इसका निपटारा है वो यही किया जाता है। अगर आप लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ ए मेंबर की बात करते हैं, यानी कि रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर अगर कुछ रेक्टिफिकेशन कराना है, अगेन जिसे सारा मामला एनसीईआरटी के पास होता है। कन्वर्जन ऑफ द पब्लिक कंपनी इनटू द प्राइवेट, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। अगर आप लोगों को पब्लिक कंपनी से क्या बनाना है, आपको प्राइवेट कंपनी बनाना है, तो इस पूरे मामले का जो देखरेख है वो कौन करने वाला है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल कंपनी लॉ, याद रखिएगा हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की। क्लियर है? तो जो आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है ये पूरे मामले की देखरेख करता है और इसी के हाथ में होता है किसी भी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना। ठीक है? और अगर आप लोग क्लास एक्शन सूट्स की बात करें तो ये इस मामला भी किसके पास होता है, आपके एनसीईआरटी के पास होता है। समझ में आया? तो एनसीईआरटी अगेन आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप एक एक चीज को अच्छे से अपने जहन में बैठा करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये लॉ है, लॉ को आपको याद करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं रहने वाला है, थ्योरेटिकल रहने वाला है। दैट्स व्हाई आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में जाकर के चीजों को पढ़ना पड़ेगा। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि सेक्शन 408 है जो डील करता है एनसीईआरटी को लेकर के, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को लेकर के। इससे पहले हमारे पास अलग अलग अथॉरिटीज एग्जिस्ट करती थी, जहां पर बड़ा नाम है सीएलबी, बीआईएफआर, एएआईएफआर, और कुछ पावर हाई कोर्ट के पास होती थी। इन सब का रिप्लेसमेंट आ गया किसके द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, हम लोगों ने डील कर दिया है। सर सेक्शन कितना रहने वाला है, 408 रहने वाला है। ठीक है? इसको आपको याद रखना। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लैरिफाई कर चुके हैं और हम लोगों ने देखा एनसीईआरटी के मेन फंक्शंस क्या हैं, या आप लोग कह सकते हैं एनसीईआरटी की पावर्स क्या है। हमने देखा अगर मिसमैनेजमेंट की बात होती है, वाइंडिंग अप की बात होती है, मर्जर अमलगमेशन में कॉम्प्रोमाइज की बात होती है, इंसॉल्वेंसी या बैंक करप्सी की बात होती है, रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर मेंबर्स की बात होती है, पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी का कन्वर्जन होता है। ये कुछ ऐसे केसेस है जहां पे पावर एनसीईआरटी के पास होती है। पूरा का पूरा मामला कौन देखता है, एनसीईआरटी देखता है। समझ में आया? आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिला होगा और मैंने कुछ कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम थोड़ा सा लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्टली आपके लॉ के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई है उनको डील करने वाले। जैसे हम किसकी बात करेंगे, हम लोग सेक्शन 408 की बात करेंगे, जहां पर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। ठीक है? एनसीईआरटी का मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 408 कंपनीज एक्ट 2013 का डील करता है। किसके साथ डील करता है, काफी अहम जानकारी देने वाला हूं, अपने हर एक अंग को खोल के रखिएगा। स्पेसिफिकली विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। समझ में आया? मैं बता चुका हूं, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के साथ डील करता है। अच्छा, एज पर द सेक्शन 408 इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है ये एक बार पढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सेल बाय द नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूटेड ट्राइब्यूनल टू बी नोन एज द एनसीईआरटी। ये मैं बता चुका हूं, यहां पे पावर किसके पास होती है, सर यहां पे जो पावर है ना आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है? वो आपके एक नोटिफिकेशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है एक ट्राइब्यूनल को, जिसको नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के नाम से जाना जाता है। फॉर द पर्पज, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग, किसको एक्सरसाइज करना है, सच द पावर एंड द डिस्चार्जिंग सच फंक्शंस, यानी कि पावर एंड डिस्चार्जिंग सच फंक्शंस एज ए, अगर आप लोग कन्फियर्ड की बात करते हैं, ऑन इट बाय द अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर लॉ। समझ में आया? तो बहुत बेसिक डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई है, लीगल टर्म में सारी बातें लिखी हुई हैं। एक बार आपको थोड़ा सा पढ़ना है, याद करना है, मेमोराइज करेंगे तो आप लोग पाएंगे सर ये सारी वही बातें जो अभी आपने सिंपल लैंग्वेज में बताई है, तो आपको मेमोराइज करना आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी बात जो अभी मैं करने वाला हूं, प्लीज 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 इस चीज को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम किसकी बात करने वाले हैं सर, अब हम कंपोजिशन की बात करने वाले। किसकी बात करने वाले हैं, कंपोजिशन की। कंपोजिशन ऑफ एनसीईआरटी, ध्यान रखिएगा किसकी बात करने वाले हैं, एनसीईआरटी की कंपोजिशन को लेकर के मैं आप सभी के साथ अभी की वीडियो के अंदर चर्चा करने वाला हूं। सर ये एनसीईआरटी की कंपोजिशन क्या है, माने एनसीईआरटी का जो निर्माण होता है उसके अंदर कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो ट्राइब्यूनल जो होता है ना, एनसीईआरटी जो ट्राइब्यूनल होता है, इसके अंदर बेसिकली हम लोग 3 लोगों को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। जहां पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हमारा पहला नाम किसका आता है, प्रेसिडेंट का आता है। अब यहां से सवाल क्या आएगा, सवाल ये आएगा बताइए प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या होती है, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सेकंड जो आपका नाम रहने वाला है वो आपका जुडिशियल मेंबर्स, यानी कि यहां पे काफी हद तक आपको क्या देखने को मिलेंगे, जुडिशियल मेंबर्स देखने को मिलेंगे। तो यहां पे हम
हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, जुडिशियल मेंबर्स की बात करने वाले हैं, और थर्ड नंबर पे आपका टेक्निकल मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, तो यहां से एक सवाल आता ही आता है कि सर आपको क्या बताना है, आपको बताना है इन सब की क्वालिफिकेशन और इनसे जुड़े हुए प्रोविजंस को। क्लियर है, तो ये काफी अहम जानकारी है। कंपोजिशन ऑफ एनसीएलटी की बात करते हैं। कंपोजिशन ऑफ एनसीएलटी का मतलब आप लोग कह सकते हैं आप कि एनसीएलटी के अंदर कौन कौन लोग शामिल है, प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर एंड द टेक्निकल मेंबर। समझ में आया, ये काफी अहम जानकारी, बेसिक जानकारी है, याद रखिएगा। मैंने क्या बताया कि इनसे जुड़े हुए सेक्शंस को अब हम पढ़ने वाले हैं, यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैंने शुरू में भी बताया था 9, 13 और 19। ठीक है ना, अभी हम लोगों ने एनसीएलटी से जुड़ा हुआ एक सेक्शन पढ़ा जहां पर किसको एक्सप्लेन किया गया है, सेक्शन 408 के अंदर आपके एनसीएलटी की डेफिनेशन दी गई है। लेकिन यहाँ पे आपको और कौन कौन से सेक्शंस को पढ़ना है, आप लोग कह सकते हैं सर आपको सेक्शन नंबर 409 पढ़ना है, आपको सेक्शन नंबर 413 पढ़ना है एंड आपको सेक्शन नंबर 419 पढ़ना है। आज की क्लास का एजेंडा भी यही रहेगा। 408 हमने पढ़ लिया, 408 की डेफिनेशन को डिकोड कर लिया। अब 409, 413 और 419 को मैं अभी आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। क्लियर, यहां तक आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब सेक्शन 409, 413, 419 कंपनीज एक्ट 2013 को चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग सेक्शन नंबर 409 की बात करते हैं, 408 अभी हम लोगों ने पढ़ा, अब हम किसकी बात करेंगे, सेक्शन नंबर 409 की बात करेंगे। अब आपको ध्यान क्या रखना है, सेक्शन नंबर 409 क्वालिफिकेशन के ऊपर चर्चा करता है। क्लास क्वालिफिकेशन किसका, जिसमें आप लोग मेंबर्स की बात करते हैं। स्पेसिफिकली हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, प्रेसिडेंट की बात करने वाले हैं और मेंबर्स ऑफ ट्राइब्यूनल की बात करने वाले हैं। जहां पर हम लोगों ने 3 मेंबर्स के ऊपर अभी चर्चा की है, जहां पर हम लोगों ने सबसे पहले प्रेसिडेंट की बात की, जुडिशियल मेंबर की बात की और टेक्निकल मेंबर्स की बात की। तीनों की क्वालिफिकेशन का एक्सप्लेनेशन हमारे पास सेक्शन नंबर 409 के अंदर गिवन है। इस चीज को आपको अपने ख्याल में और जहन में रखना है। समझ में आया। अब यहां पे काफी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप लोग यहां पर सेक्शन नंबर 409 के की पॉइंट्स की बात करेंगे तो आपको क्लैरिटी होगा। यहां पे सबसे पहली क्लासिफिकेशन या सबसे पहली क्वालिफिकेशन किसके लिए दी गई है, प्रेसिडेंट के लिए दी गई है। प्रेसिडेंट का मतलब पर्सन shall be qualified for appointment as a president of the NCLT अगर he is or has been a judge of a high court। काफी इंपॉर्टेंट बात है, या तो वो क्या रहा हो, जज रहा हो हाई कोर्ट का एटलीस्ट कितने साल तक, 5 साल तक। समझ में आया, यानी कि या तो वो जज हो 5 साल से या 5 साल तक जज रह चुका हो, हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे लोग, ऐसे पर्सन एनसीएलटी के मेंबर बनने के, एनसीएलटी के प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफाइड माने जाते हैं। समझ में आया, तो ये काफी अहम बात है। सेकंड, अगर आप लोग मेंबर की बात करते हैं, जुडिशियल मेंबर्स की बात हो रही है, तो जुडिशियल मेंबर का मतलब क्या है, या तो वो क्या हो, आपका हाई कोर्ट का जज हो या जज रह चुका हो और ही हैज बीन डिस्ट्रिक्ट जज फॉर एटलीस्ट द 5 ईयर, या तो वो 5 साल तक क्या रहा हो, डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो। क्लियर है, एंड हैज बीन एज ए एडवोकेट फॉर द लास्ट 10 ईयर, या फिर क्या हो सकता है, वो एडवोकेट कितने साल तक रहा हो, लास्ट 10 साल तक रहा हो। तो ऐसे लोग, ऐसे पर्सन किस चीज के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे, आपके जुडिशियल मेंबर के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे। समझ में आया, तो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन समझ में आई, सेक्शन नंबर 409 के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, और आपको जुडिशियल मेंबर की क्वालिफिकेशन समझ में आ गई होगी। अब हम लास्ट एंड फाइनल बात करने वाले हैं, अगर टेक्निकल मेंबर की क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अ पर्सन इज क्वालिफाइड इफ ही हैज एटलीस्ट 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ, यानी कि उसको 15 साल का अनुभव होना चाहिए। 15 साल का अनुभव किस में होना चाहिए, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर हो सकता है, अकाउंटेंसी के अंदर हो सकता है, फिनांस के अंदर, टैक्सेशन के अंदर या कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इन किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर का अगर किसी व्यक्ति के पास 15 साल का अनुभव है, 15 ईयर का अनुभव है, तो आप लोग क्या कह सकते हैं कि वो पर्सन आपके टेक्निकल मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड माना जाएगा। या फिर एक और मामला है, ए मेंबर ऑफ ए इंडियन कंपनी कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, आईसीएलसी जिसको बोलते हो, विद ए प्रिस्क्राइब्ड एक्सपीरियंस, ये भी आपका टेक्निकल मेंबर बनने के लिए
क्वालिफाइड माना जाता है। इन शॉर्ट में आप लोग ये कह सकते हैं, अगर आप लोग 409 का एक्सट्रैक्ट निकाले ना, तो 409 मोटा मोटा आपको किसके बारे में बताता है? सेक्शन नंबर 409 क्वालिफिकेशन ऑफ ए प्रेसिडेंट और ए टेक्निकल मेंबर और ए जुडिशियल मेंबर को एक्सप्लेन करता है। पर्पज ऑफ द 409 क्या कहता है? एंश्योर द एक्सपर्टीज एंड द कॉम्पिटेंसीज इन द एनसीएलटी, माने एनसीएलटी के जो भी मेंबर बने उनकी प्रॉपर एक्सपर्टीज क्या रहेगी, कॉम्पिटेंसीज क्या रहेगी, क्या उनके पास स्किल सेट, एटीट्यूड, किस तरीके की विजडम, किस तरीके की नॉलेज उनके पास रहेगी, और उनका एकेडमिकली क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। एक्सपर्टीज एंड द कॉम्पिटेंसीज को एक्सप्लेन करता है, एंश्योर करता है, कंबाइनिंग द लीगल नॉलेज विद द टेक्निकल एक्सपर्टीज। मैंने बता दिया ना, इनका कॉम्बिनेशन एंश्योर करने का काम किसमें लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 409 के अंदर लिखा हुआ है। तो एनसीएलटी का मेंबर कौन कौन लोग बन सकते हैं? काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी सवाल, ये प्रश्न बन जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से। वहीं अगर आप लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 13 की, सेक्शन नंबर 13 माने 413 की बात कर रहा हूं। अगर आप लोग किसकी बात करते हैं? सेक्शन नंबर 413 की, तो सेक्शन नंबर 413 के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? टर्म्स ऑफ ए ऑफिस ऑफ ए प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स। जो भी आपके प्रेसिडेंट हैं और जो भी मेंबर्स हैं, उनके ऑफिस की क्या क्या टर्म्स रहेंगी, उनकी एक्सप्लेनेशन 413 के अंदर दी गई है। यानी अगर आप लोग मोटा मोटा देख सकते हैं, यहां पे टेन्यूर की बात हो रही है। आपका टेन्यूर का मतलब टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात हो रही है, ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द एनसीएलटी। एनसीएलटी के मेंबर और प्रेसिडेंट की जो टेन्यूर है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। सर आप लोग टेन्यूर का क्या मतलब होता है? टेन्यूर का मतलब आप लोग किसको मान सकते हैं? आप लोग मान सकते हैं टर्म ऑफ ऑफिस। क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग कह सकते हैं टर्म ऑफ ऑफिस। क्लियर है? किसके ऑफिस की बात हो रही है? प्रेसिडेंट की ऑफिस की बात हो रही है और अदर मेंबर ऑफ जो एनसीएलटी है उनकी बात हो रही है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आपके सेक्शन 413 के अंदर गिवन है। अगर की प्रोविजंस की बात करते हैं तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है ये। अगर की प्रोविजन की बात करते हैं, प्रेसिडेंट एंड द मेंबर शैल होल्ड द ऑफिस फॉर द 5 ईयर। कितने साल तक ऑफिस होल्ड करना है? 5 साल तक ऑफिस को होल्ड करना है, टिल अटेनिंग द एज ऑफ द 67 ईयर। और ये एज क्या रहेगी? 67 ईयर प्रेसिडेंट के लिए, और अगर आप लोग 65 ईयर की बात करते हैं किसके लिए? मेंबर के लिए। समझ में आया? एंड विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, जो भी पहले होगा। समझ में आया? तो आप लोग क्या कहेंगे? कोई भी आपका अर्लियर होगा, पहले होगा, वो यहां पे माना जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखिएगा। दे आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट फॉर द अनदर टर्म सब्जेक्ट टू द एज लिमिट। ये काफी अहम जानकारी है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बेसिक सा मामला है, सिर्फ कंडीशंस को याद कीजिएगा। ठीक है, पर्पज ऑफ 413 की बात करें तो एंश्योर द कंटिन्यूटी एंड द इंडिपेंडेंस और कंटिन्यूटी को एंश्योर करना, प्रिवेंट ओवर एक्सटेंशन ऑफ द टेन्योर, ओवर एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर से बचने के लिए, एंड मेंटेनेंस जुडिशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आपका सेक्शन नंबर 413 जिम्मेदार होता है। समझ में आया? आपने अभी तक क्या पढ़ा? 408 पढ़ा। 408 के अंदर एनएलसीटी की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है। आपने अभी 409 को पढ़ा। 409 के अंदर आपकी क्वालिफिकेशंस को एक्सप्लेन किया गया है। अभी आप लोगों ने 413 पढ़ा, जहां पे आपकी क्या एक्सप्लेन की गई है? टर्म्स ऑफ ऑफिस, जिसको टेन्यूर बोलते हो, और प्रेसिडेंट एंड द मेंबर। सिंपल है, याद आपको करना ही पड़ेगा। कुछ हद तक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल सके। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, 419 की बात करते हैं। 419 के अंदर अगर आप लोग एनसीएलटी के सेक्शन, सॉरी आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 419 की बात करते हैं, तो बेंचेज ऑफ द ट्राइब्यूनल की बात करते हैं। यानी कि 409 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंक्शन ऑफ द बेंचेज। ध्यान रखिएगा, आपकी जो बेंचेज है, बेंचेज का जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन, किसकी बात हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन की। और दूसरी किसकी बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स? आपके फंक्शंस की बात हो रही है। क्लियर है? तो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन है और जो फंक्शन है, किसके कॉन्स्टिट्यूशन किसके फंक्शन की बात हो रही है? आपके ट्राइब्यूनल के बेंचेस की बात हो रही है ऑफ द एनसीएलटी। ठीक है ना? ये सब की एक्सप्लेनेशन आपके सेक्शन नंबर 419 के अंदर दी गई है। सबसे जरूरी बात क्या है? की प्रोविजन की बात है। ध्यान रखिएगा, एनसीएलटी सेल्फ फंक्शन थ्रू द बेंच। ध्यान रखिएगा, एनसीएलटी सेल्फ फंक्शन कैसे? थ्रू द बेंचेस। ठीक है ना? ईच बेंच सेल कंसिस्ट ऑफ द वन जुडिशियल मेंबर। हर एक बेंच के ऊपर एक जुडिशियल मेंबर होता है, एक टेक्निकल मेंबर होता है। समझ
समझ में आया? यानी कि एवरी बेंच के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको एक जुडिशियल पर्सन देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्या कहेंगे? आपको क्या देखने को मिलेगा? एक आपको जुडिशियल मेंबर देखने को मिलेगा, ठीक है ना? आप लोग क्या कहेंगे? जुडिशियल मेंबर है आपके पास हर एक बेंच के ऊपर, और आपका एक क्या रहने वाला है? आपका टेक्निकल मेंबर रहने वाला है। समझ में आया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो आपके 419 के अंदर दिया गया है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ द एनसीएलटी हैज द पावर, किसकी बात हो रही है? पावर की बात हो रही है, टू कॉन्स्टिट्यूट द बेंच। अब ये जो बेंचेस बनती है ना, ये जो आपकी जो ट्राइब्यूनल की बेंचेस होती हैं, उन सब की बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट करने की पावर बच्चा किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है? एंड ट्रांसफर मेंबर बिटवीन द बेंचेस, यहां पे अगर मेंबर्स को ट्रांसफर करना है अलग अलग बेंचेस के बिहा पे, तो ये पावर भी आपके पास प्रेसिडेंट के पास होती है। स्पेसिफाई जुडिसिफिकेशन फॉर द ईच बेंच, अगर आप लोग जुडिसिकेशन जर्सी क्या बोलते हैं आप लोग, स्पेसिफाई करना है, ठीक है ना? अब अगर आप लोग आगे बात करते हैं प्रिंसिपल बेंच की, अगर आप लोग प्रिंसिपल बेंच की बात करते हैं तो ये आपका न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। हेड, ये आपका हेडेड बाय द प्रेसिडेंट, इसको हेड कौन करता है? प्रेसिडेंट हेड करता है। तो बहुत बेसिक बातें हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। ये शब्द प्रोनाउंसिएशन में नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अब पर्पज ऑफ सेक्शन नंबर 419 की बात करें तो क्या क्या लिखा हुआ है? डिसेंट्रलाइज द एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ द केसेस। समझ में आया? एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ द केसेस को डिसेंट्रलाइज करना। अब यहाँ पे फास्टर जस्टिस थ्रू द रीजनल बेंचेस, रीजनल बेंचेस के द्वारा फास्टर जस्टिस मिल सके, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करना। दिस इज द मेन प्रोविजन, ये मेन पर्पज ऑफ द सेक्शन 419, यानी कि 419 का ये क्या रहने वाला है? मेन पर्पज रहने वाला है। इसके अलावा एक और टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दैट इज द एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है? अभी तक हम लोगों ने क्या बोलते हैं आप लोग इसको, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एनसीएलटी को पढ़ा है, इससे जुड़े हुए प्रोविजंस को पढ़ा है। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट्स व्हाई मैं ज्यादा बड़ी क्लासेस आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं। मेरी कोशिश है कि हम लोग करीब 20, 25 या 30 मिनट तक की क्लास रखें, ताकि एक लेक्चर को आप लोग आराम से देख पाए, तमाम नोट्स को बना पाए, इजीली मेमोराइज कर पाए, और आपको कोई परेशानी भी ना हो। उम्मीद करता हूं आज का ये क्लास नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी का आपको समझ में आया होगा, चीजें आपको पसंद आई होगी, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट।